हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का सुपर टेट की इन 1000 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और लगातार इसी प्रकार के क्वेश्चंस की क्लासेस आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आज हमारी इस क्लास का पार्ट नंबर 10 है। यानी कि अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो हर क्लास में ऑलमोस्ट आपको 30+ क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी कि अगर एक एवरेज 30 क्वेश्चंस की बात की जाए तो 10 यानी कि 300 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए गए हैं। 1000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज में बहुत ही एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। लगातार क्वेश्चंस को देखिएगा, क्लासेस को समझते रहिएगा और तैयार करते रहिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस की पूरी सीरीज आपको एक एक करके प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग भी एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, उसके आंसर करिएगा और हमारे साथ जुड़ करके पूरी सटीक तैयारी करिएगा। पूरी व्याख्या के साथ एक एक क्वेश्चन बताते हैं, तैयार कराते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी एक एक चीज बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारी सभी पिछली क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहां पर पहले क्वेश्चन में आपके सामने दिया गया है कि मानव शरीर में धमनियों का क्या काम होता है। आपने सुना होगा हमारे शरीर में क्या होती, धमनियां होती हैं, इनका क्या काम होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से देखिए और आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी नंबर ऑप्शन दिया गया, हृदय से रक्त लेने का काम। यानी कि हृदय में जो रक्त शुद्ध होता रहता है उस रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता, धमनियां करती हैं। यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संसद में बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यानी कि सभी को, आपके जितने भी 14 साल तक के बच्चे हैं उन बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान किया गया था, राइट टू एजुकेशन के नाम से इसको जानते हैं। और ये आपका कब किया गया था, आपको सन बताना है। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2009 में ये आपका RTE एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। यहां पर आपके सामने दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रसूति सहायता का उल्लेख है। यानी कि जो भारतीय संविधान है इसके अंतर्गत जो कह सकते हैं हम लोग एक प्रकार से प्रसूति सहायता, जो आपकी प्रेगनेंसी से संबंधित जो आवश्यक छुट्टी वगैरह चाहिए होती है या उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होती है, उसका जो उल्लेख किया गया वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार की मानव जरूरतों से संबंधित बातों की चर्चा इसके अंतर्गत की गई। अनुच्छेद 42 के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। भारत में उच्च जन्म दरों का क्या कारण है। यानी कि बात की जाए भारत में जनसंख्या वृद्धि की सीधे तौर पर, तो उसका क्या कारण है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 2-4 क्वेश्चंस आपको इस प्रकार के जरूर देखने को मिलेंगे। जनरल प्रॉब्लम से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। और उच्च जन्म दरों का क्या कारण है, शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार प्रथा, सामाजिक अंधविश्वास। यानी कि तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उच्च जन्म दर मतलब कि जो जनसंख्या है उसका वृद्धि, उसमें काफी तेजी से वृद्धि होना और जो उसके हिसाब से जरूरतें हैं, जो सामग्री है उसका कम होना, इस देश से, इसके कारण देश जो है वो पिछड़ जाता है। ये आपका सही ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर क्या होता है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये किससे संबंधित होता है। देखिए जल्दी से सही ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से समझते रहिए, आंसर करते रहिए। और यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है आपका डी नंबर ऑप्शन, हृदय दिया गया। हृदय हार्ट जो होता है इसमें पेसमेकर होता, पेसमेकर का काम होता है हृदय की जो धड़कन होती है उसको एक नियमित रूप से चलाते रहना, ये पेसमेकर का कार्य होता है। इसे पेसमेकर कहते हैं। ये जब प्रॉब्लम होने लगती कृत्रिम पेसमेकर भी डाले जाते हैं। आपका हृदय से संबंधित है, सीधे सीधे आप लोगों को यहां पर समझ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देखिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी लोग क्वेश्चंस को समझते जरूर रहिएगा और आंसर करते रहिएगा। लगातार
लगातार आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है। 2011 की जनगणना की जब बात की जाती है तो इसमें महिला साक्षरता के अंतर्गत प्रतिशत अगर पूछा जाए तो आपका 64.6% होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महिला साक्षरता की बात की गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पुरुष साक्षरता की तो ये आपका लगभग 80.9% है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर टोटल बात की जाएगी तो लगभग 73% साक्षरता हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार थी। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन कोविड के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो सकी अभी तक। उसको लेकर अभी कोई आगे निर्देश भी नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों चिल्का झील प्रसिद्ध झील है, आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा, लेकिन किस राज्य में स्थित है ये किसको किसको पता है जल्दी से बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहिएगा, चैट बॉक्स में आप लोग बताते रहिएगा। लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस कराने की ये अपनी क्लास देते रहते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर क्लासेस को देखते रहेंगे। बहुत ही जल्द आपकी जो वैकेंसीज है उसको लेकर भी कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी को बनाया गया है और यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील। चलिए आगे बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अगर बात करें सर्वोच्च पर्वत शिखर की तो यहां पर आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए इनमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उसका नाम आ जाता है दोस्तों K2। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। K2 के रूप में जानते हैं 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये आपका विश्व की सबसे ऊंची दूसरी चोटी माउंट एवरेस्ट नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर आपकी K2 आ जाती है। नंबर 3 पर कंचनजंगा आ जाती है जो कि सिक्किम में है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश, आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा होगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश अलग है, उगते हुए सूर्य का देश अलग है। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। जापान देश जो है ये आपका उगते हुए सूर्य का देश कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस भी क्लास में एंड में मिलेंगे तो आप लोग एंड तक जरूर जुड़िएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा और समझते रहिएगा। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले अगर प्रथम व्यक्ति की बात की जाएगी तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। रॉबर्ट पियरे अमेरिका के व्यक्ति थे। 1909 के आसपास ये पहुंचे थे उत्तरी ध्रुव पर। आपका सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। चर्चित बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है। तो दोस्तों अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये टाइम पर आधारित एक बुक थी और ये आपके फिजिक्स के बहुत बड़े कह सकते हैं हम लोग वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत इन्होंने अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में चर्चा की। स्टीफन हॉकिंस, इनका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके द्वारा रचित बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो कि अभी पिछले ही वर्ष देहांत हो गया था इनका और बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, देखिए जल्दी से। 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। लगातार आपके सभी क्वेश्चंस एक साथ इसीलिए कवर करा रहे हैं ताकि आपको बिना टेंशन प्रत्येक चीज एक साथ क्लियर होती रहे। तो दोस्तों भारी जल किसको कहते हैं। D2O यानी कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन कर देंगे, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसे हम भारी जल के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तालचेर निम्न में से कहां पर है। तालचेर उड़ीसा में एक जगह है तालचेर। ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ते रहिए सभी लोग। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सही ऑप्शन यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कोयले के लिए, कोयले की यहां पर खदानें, इसके आसपास कोयले की बहुत
बहुत सारी खदानें हैं, तो ये आपका कोल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तालचेर उड़ीसा में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है? देश बंधु के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये आपने अगर भारतीय इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। देश बंधु चित्तरंजन दास के रूप में जाने जाते हैं। सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो लोग सही आंसर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको नहीं समझ में आ रहे वो लोग आंसर्स को नोट करते रहिएगा, ताकि आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आप गलत ना करें दोबारा से। ये हमारा मेन एम होता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने का। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होगा बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, इनका जो दूसरा नाम था क्या था? सिद्धार्थ नाम था। और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर है? नेपाल के पास है लुम्बिनी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध जिन्होंने बाद में घर परिवार त्याग दिया था और बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जो कि अभी भी आपके बहुत से देशों में फैला हुआ बहुत ही कह सकते हैं अच्छे धर्म के रूप में जाना जाने वाला बौद्ध धर्म है। आपका चाइना हो गया, इसके अलावा आपका कंबोडिया हो गया, भारत के भी क्षेत्रों में काफी तेजी से फैला हुआ धर्म है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य आपके साउथ के क्षेत्र में आने वाला एक प्रसिद्ध साम्राज्य था आपके प्राचीन काल में। और ये आपका दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। आपके संगमा वंश के राजवंश से संबंधित है, यादव राजवंश के अंतर्गत आते थे। ये आपके हरिहर राय और बुक्का राय, इन दो लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी लगभग 1338 ईस्वी के आसपास। 1336-38 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बी नंबर ऑप्शन। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका राजवंश याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया अल हिलाल समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? अल हिलाल समाचार पत्र था, इसका संपादन इनमें से किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने। बहुत बढ़िया, जल्दी से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहां पर डी नंबर ऑप्शन अबुल कलाम आजाद सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने अल हिलाल समाचार पत्र का संपादन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि किस देश में 200 किलोमीटर लंबे ध्वज का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों 200 किलोमीटर लंबा ध्वज आप लोग समझ सकते हैं, लगभग 2-3 शहर, बड़े बड़े शहर जिसके अंतर आ जाएं, इतने बड़े ध्वज का एक अनावरण किया गया था 2018 में। देश का नाम था बोलीविया। इस देश ने अपने सबसे बड़े ध्वज का अनावरण किया और इसने साथ ही साथ ये भी कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा ध्वज है ये, गिनीज बुक में इसके लिए इन्होंने अप्लाई भी किया था। तो सही ऑप्शन यहां पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 200 किलोमीटर लंबे ध्वज का अनावरण किया गया था बोलीविया में। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया भारत में सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग कहां से कहां को जोड़ता है? जो सबसे लंबा रेल मार्ग है भारत का, वो कौन सा रेल मार्ग है? ऑप्शंस दिए गए, जल्दी से समझिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। सभी लोग जल्दी से आंसर करते रहे, काफी लोग कंफ्यूजन में गलत भी कर देते हैं। बहुत बढ़िया, तुरंत आंसर कर रहे हैं आप लोग। सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच जो रेल मार्ग है, डिब्रूगढ़ कहां पर है? असम में है। असम से कन्याकुमारी का रेल मार्ग जो है लगभग 4300 किलोमीटर का रेल मार्ग है और यह रेल मार्ग सबसे बड़ा रेल मार्ग कहा जाता है। सही ऑप्शन है आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का रेल मार्ग। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अगर बात की जाए भारत के रेल मंत्री की, भारत के रेल मंत्री का क्या नाम है? तो आप लोग किस ऑप्शन को सही करेंगे देख लीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, काफी लोग यहां भी कंफ्यूज हो गए। सही आंसर हो जाएगा, अभी आपके कई मंत्री चेंज किए गए थे इसके अंतर्गत, जो रेल मंत्री बनाए गए अश्विनी वैष्णव बनाए गए हैं। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको अभी पिछले वर्ष रेल मंत्री का पद दिया गया था, अश्विनी वैष्णव नाम है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तुरंत समझते रहिए, क्वेश्चंस का आंसर करते रहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है? पीएच मान की बात की जाए, पीएच मान क्या होता है? ये आपके क्षारीय और अम्लीयता के बारे में बताता है। तो अगर हम लोग रक्त की बात करेंगे तो रक्त कैसा होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रक्त होता है हमारा क्षारीय। क्यों होता है? क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। जब किसी चीज़ का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो चीज़ क्षारीय होती है, और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होती है। याद कर लीजिएगा, 1 नंबर आपको देकर जाएगा क्वेश्चन जरूर। तो अगर आपको पता हो पीएच मान 7 से कम है तो वो आपका अम्लीय पदार्थ कहलाता, अम्लीय चीज होती है। और अगर बात की जाए क्षारीयता की तो 7 से अधिक पीएच होता है, और रक्त का पीएच 7.4 होता है, यानी कि कैसी प्रकृति का? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? मानव रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं आपको पता होगा। एक तो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी हो गई, प्लाज्मा हो गया, और क्या होता है? प्लेटलेट्स होती हैं। आपको पता होगा डेंगू बुखार में क्या होता है? प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। प्लेटलेट्स ये आपके रक्त में ही होती हैं, और डीएनए जो होता है ये आपका रक्त से संबंधित नहीं है, मानव रक्त का घटक नहीं है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस दिन भी आपको इसके बारे में बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर समझते रहिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं? किस स्तनधारी के पास? अगर बात की जाए स्तनधारी, तो स्तनधारी मुख्य रूप से कैसे होते हैं? उड़ते नहीं है। पानी में तैरने वाली मछलियां मुख्य रूप से स्तनधारी नहीं होती। इसके अलावा इनके वाहे कान नहीं होते हैं, जो स्तनधारी नहीं होते हैं। स्तनधारियों की मुख्य रूप से पहचान होती है। लेकिन अगर बात की जाए उड़ने वाले स्तनधारी की, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, और निश्चित तौर पर आप लोग इसका सही आंसर कर देंगे। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चमगादड़। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उड़ने वाले की बात की गई, व्हेल भी इसके अंतर्गत आ जाती है, लेकिन उड़ने वाले स्तनधारी के रूप में चमगादड़ को जानते हैं। सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या? आपको पता होगा, दूध से दही में बदलना ये आपकी प्रक्रिया होती है, और ये जो स्कंदन की प्रक्रिया होती है इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, किसके कारण ये होता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सिट्रेट जो दिया गया है, ये दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? अगर बात की जाए हमारे शरीर में कितने प्रतिशत नमक है, क्वेश्चन आपने बहुत कम जगह देखा होगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहां पर सही ऑप्शन हम लोग कर देंगे सी नंबर ऑप्शन, 0.4% नमक है। क्या है? आयोडीन है। नमक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। नमक की कमी से गर्दन के पास फोड़ा ऐसा निकल आता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन क्या होता है? नमक ही कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन सही कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। यहां से आपके शुरू हो जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, रीजनिंग 5 अंक की आएगी, और आपको 5 में 5 अंक लाने। रीजनिंग कंप्यूटर, इसमें आपको हर हाल में 5 में 5 अंक लेकर के ही आने हैं। तो जरूर सभी लोग एक एक चीज को समझिएगा, आंसर करिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें आपको एक रिक्त पद दिया गया है, इसे भरना है। देखिए जल्दी से देखिएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ सकता है आपके लिए। और यहां पर ऑप्शंस की ओर बाद में बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको देखना है, पहली संख्या आपको दी गई 78, फिर 46 दी गई, फिर 30 दी गई, इसके बाद 22 दी गई है, इसके बाद आपको 18 दी गई, और फिर 16 दी गई है। यानी कि अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे निश्चित तौर पर आप सही कर देंगे। क्या किया गया? 78 में से 46, यानी कि सबसे पहले अगर अंतर की बात की जाए, कितने का अंतर है? 32 का अंतर है। अगर बात की जाए 46 और 30 में कितना अंतर है, तो ये आपका 16 का अंतर है। इसके बाद कितना अंतर हो गया? 30 से 22 आ गया, यानी कि 8 का अंतर है। 22 से कितना आ गया? 22 से 18 आ गया, यानी कि 4 का अंतर आ गया। यानी कि आप लोग अब समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। 32 फिर 16 फिर 8 फिर 4, अब क्या अंतर आ गया? 2 का अंतर आ गया। किसमें? 18 और 16 में, यानी कि यहां पर 2 का अंतर हो गया। 32 से हम लोग आए 16 से, 16 से आए 8 पे, 8 से 4 पे, 4 से 2 पे, 2 का आधा कितना? 1 हो गया। यानी कि अगर हम 1 घटा देंगे 16 में से, तो आपको इस पूरी सीरीज का आंसर मिल जाएगा। बहुत अच्छा है। अगर कभी भी आपको ऐसी सीरीज मिले, सबसे पहले आपको घटा के देखना, इसके बाद आपको गुणा करके देखना 1/2 का, मतलब किसी भी रूप में आपको समझ लेना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यानी कि 16 में से अगर हम 1 घटा देंगे, क्या बचेगा? 15 बचेगा। डी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं
27 नंबर क्वेश्चन पर। नीचे दी गई श्रृंखला में आपको गलत पद दिया गया है, उसको दूर कर देना है। बहुत ही सरल है, आपको समझ लेना है, आंसर कर देना है। श्रृंखला आपके सामने दी गई है। चलिए देखिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से समझते रहिए और आंसर करते रहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 2 दिया गया पहले, फिर 3 दिया गया है, इसके बाद 13 दिया गया, 37 दिया गया, 86 दिया गया, 167 दिया गया और 288 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप पूरी श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया गया, प्रत्येक संख्या में 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, यानी कि आपकी श्रृंखला जो दी गई उसमें 1 जोड़ा गया, फिर 9 जोड़ा गया है, फिर इसके बाद क्या जोड़ा गया, 25 जोड़ा गया। इस रूप में श्रृंखला बन रही है हमारी, और जहां पर अंतर दिया गया उसे हम अलग कर देंगे। तो यहां पर देखिए क्या किया गया, आपका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस रूप में आपको देखने को मिला। यानी कि अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे। यहाँ 1 का स्क्वायर जोड़ा गया 1 में, अब 3 का स्क्वायर 3 में जोड़ेंगे हम 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का कितना होता है, 9 होता है। 9 3 12 होना चाहिए। यहाँ क्या दिया गया, 13 दिया गया। इसके आगे देख लेंगे यहाँ से सीरीज, हम 5 का स्क्वायर इसमें जुड़ेगा, किसमें, 13 में। 13 में अगर हम 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 38 बनेगा। लेकिन यहाँ क्या 37 दिया गया है। यानी कि अगर हम 12 जोड़ेंगे, 9 और 3 12 होता है, और 12 अगर हम 25 में जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 में अगर हम 7 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, 49 जोड़ देते हैं, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। यानी कि इस पूरी श्रृंखला में पिछली संख्या में आपका विषम संख्याओं का स्क्वायर जोड़ दिया गया, वही संख्या बन करके आ रही है। यानी कि 9 और 3 12 होना चाहिए, यहाँ पर 13 गलत पद दिया गया, जिससे पूरी संख्या का जो पूरी सीरीज है वो गड़बड़ हो रही थी, उसका क्रम बदल रहा था। तो यहां पर सही ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर दोबारा करिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या में क्या दिया गया, दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त हैं, उनको आपको समझना है। चलिए देखिए जल्दी से, कहां पर आपको क्या वर्ण लिखना है, ये आपको यहां से समझ में आ जाएगा। जल्दी से देखिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से समझते रहिए, आंसर करते रहिए। तो यहां पर आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर आप देखेंगे TU यहाँ पर दिया गया, फिर एक खाली, फिर R दिया गया। अगर हम पूरी श्रृंखला को उठाकर देखें, सबसे पहले क्या आ रहा, R आ रहा है, R के बाद क्या आ रहा, T आ रहा है, फिर खाली स्थान है तो यहाँ देख लेते हैं क्या आ रहा, U आ रहा है, यहाँ RTU दिया गया, और U के बाद क्या आ रहा है, S आ रहा है। यानी कि पूरी श्रृंखला अगर देखी जाए तो 4 वर्णों की श्रृंखला दी गई है, RTUS। इनका ही क्रम आपका बदलता रह रहा है। पहले में अगर हम R रख देंगे तो RTUS, दूसरे में S रख देंगे, फिर RT यहाँ पर U आ जाएगा, इसका यस दिया गया, फिर क्या रख देंगे, R रख देंगे, इसके बाद T रख देंगे, U और S दिया गया, फिर क्या आ जाएगा, RTU, और अंत में S आ जाएगा। ये पूरी हमारी श्रृंखला सिर्फ 4 वर्णों की है, बस आपको समझना था कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका उससे संबंधित दिया गया है। यानी कि सबसे पहले क्या आ रहा, R आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, S आ रहा है, इसके बाद U आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा, फिर R आ रहा है, इसके बाद फिर T आ रहा है, और अंत में S आ रहा है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा जो दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप 4 बार RTUS इसके ऊपर लिख दीजिएगा, खाली वाले वर्णों में गोला कर दीजिएगा, आपको ये वाली पूरी श्रृंखला लिख करके आ जाएगी। यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। बस काफी लोग कंफ्यूज हो गए कि इसमें क्या दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दी गई समरूपता के आधार पर विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है युग्म विकल्पों में से नहीं दिया गया, युग्म ज्ञात करें। चलिए देखिए जल्दी से कौन सा यहाँ पर इससे संबंधित हो जाएगा, कौन सा करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं। जल्दी से समझते रहिए और आंसर करते रहिए। तो यहाँ पर आपका अंधेरा है और लैंप दिया गया, यानी कि अंधेरे में क्या करते हैं, लैंप जलाते हैं। अब इधर इसी प्रकार का कौन सा नहीं दिया गया, विकल्प में से आपको चूज करना है। देखिए, थकान व्यायाम, प्यास पानी, दवाई बीमारी, या फिर अध्ययन कक्षा। तो यहां पर देखिएगा अंधेरा क्या होता है, लैंप से दूर हो जाता है। इसी प्रकार से प्यास क्या होती है, पानी से दूर हो जाती है। प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहां पर आ जाएगा, प्यास, आगे आ जाएगा पानी। ये आपकी इसी तरीके का युग्म इधर भी बन जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। हमारा अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया संख्या युग्म
युग्म ज्ञात करना है। ये आपका दिया गया कि दी गई समरूपता के आधार पर जो विकल्प हैं उनमें आपका कौन सा संख्या युग्म नहीं दिया गया है। इधर का संख्या युग्म आपको बताना, यहाँ क्या है 9 और 27, ये आपका समरूपता वाला होता है यानी कि समानुपात वाला होता है। यहाँ क्या दिया गया 9 और 27 यानी कि क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया और इसके बाद क्या गया 3 त्रिका 9 तिया 27 यानी कि 3 का क्यूब हो गया। अब आपको इधर और इधर देखना, पहले स्क्वायर दिया हो बाकी आगे क्यूब दिया यानी कि पहले वाला अलग हो गया, दूसरा वाला भी अलग हो गया, तीसरा भी अलग हो गया, क्योंकि यहाँ 5 स्क्वायर नहीं होता। 5 का स्क्वायर अगर 25 दिया होता तो सही हो जाता, 8 भी नहीं होता, 4 दूनी 8 होता, अगर 16 दिया होता तो सही हो जाता। इसी प्रकार से 15 भी गलत दिया गया है। डी नंबर ऑप्शन में 81 और 729 जो दिया गया, 81 का मतलब होता है 9 का स्क्वायर और 729 का मतलब होता है 9 का क्यूब, यानी कि हम क्या कर देंगे यहाँ पर आपका 9 और 27 दिया गया, इधर अगर हम रख दें 81 और इधर रख दें 729 तो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 का क्यूब हो जाएगा। ये आपका समरूपता वाला संख्या युग्म बन के आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आएंगे, वो भी आपको बहुत ही जल्द बता देंगे। बस सभी लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लगातार तैयारी करते रहिए। सटीक क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, पिछली क्लासेस को देखिए, सभी ग्रुप्स में शेयर करिए और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।